हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की क्लास चला रखी है। ठीक है, हम दूसरा चैप्टर करने लग रहे हैं। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। और जो दूसरा चैप्टर है उसका एक भाग हम कर चुके हैं, वो भी हमने थ्योरी क्लास भी कंप्लीट कर लिया, उसके PYQ भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है, आज दूसरे चैप्टर का दूसरा भाग है और क्या है, आदिकाल। तो आज हम क्या करेंगे भाई, आदिकाल करेंगे। ठीक है, 2-3 क्लास में ये आदिकाल क्या है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं। और जो ये हम पुस्तक ले रखी है जो हमने, ये भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से आधारित है। जितने भी तथ्य हम करेंगे, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे है भाई। तो देखते हैं, आदिकाल करते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने भाई आदिकाल के नामकरण पर विचार किया। क्या क्या देखते हैं। आदिकाल में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, जो आदिकाल है उसमें 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है भाषा के आधार पर मुख्यतः। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश की और देश भाषा। देश भाषा किसको कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा जो होती है वो देश भाषा कहलाती है। तो भाई अपभ्रंश और देश भाषा जो है उसमें क्या है, रचनाएं मिलती हैं। मुख्य 2 रूप से रचनाएं मिलती है भाषा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कौन कौन सी भाषा, वो अपभ्रंश और देश भाषा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। ठीक है, जो भाई भाषा के आधार पर ही क्या है, शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इसके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई क्या है, आदिकाल का विभाजन 2 प्रकार से किया, 2 भी भाषा के आधार पर। एक अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश भाषा के आधार पर। दूसरा है देश भाषा काव्य, ये देश भाषा के आधार पर है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो रामचंद्र शुक्ल जी इन्होंने केवल 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है। देखते हैं अपभ्रंश काव्य। ठीक है, अपभ्रंश काव्य में इन्होंने माना है विजयपाल रासो को, हमीर रासो को, कीर्तिलता को और कीर्ति पताका को। ठीक है, ये चार जो हमारे ग्रंथ है ये अपभ्रंश काव्य के हैं। ठीक है, अपभ्रंश भाषा के हैं। इन चारों ग्रंथों को रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रमाणिक माना है। टोटल 12 ग्रंथों को माना है ना, तो 4 ग्रंथ क्या है, अपभ्रंश भाषा से है, नहीं अपभ्रंश काव्य है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फिर है देश भाषा काव्य। देश भाषा काव्य में भाई खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मेघ चंद्रिका, परमाल रासो, जिसको आलाखंड का मूल रूप भी कहते हैं, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो ये देश भाषा काव्य में मानी है। तो ये कितने हैं, 8 है भाई। 1 खुमान रासो, 2 बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्र प्रकाश, जय मेघ चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो 8 ये। ठीक है, 8 तो देश भाषा और 4 अपभ्रंश, तो टोटल कितनी होगी, 12। ठीक है, 12 ग्रंथों को क्या है, साहित्यिक मानते हो, यानी इनको प्रमाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे है उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। अतः वीर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। ठीक है, और वीर गाथा काल किसने रखा, रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा है, इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर। और इनमें 12 रचनाओं को में से भी 2 जो रचनाएं हैं इनको छोड़कर। ठीक है, 2 रचनाएं तो हैं और एक बीसलदेव रासो, इनको छोड़कर भाई। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है, यानी 4 अध्यायों में बांटा है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है या कितने अध्यायों में बांटा है, तो 4 अध्यायों में बांटा है।
कभी कभी इनके नाम दे के भी पूछ लिया जाता है भाई 4 प्रकरणों में से कौन सा प्रकरण है या नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब यूजीसी नेट का 2022 का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ठीक है, प्रकरण 1, ठीक है, जो 4 प्रकरण, इन 4 प्रकरण हैं उनके यहाँ पे नाम दिए गए। प्रकरण 1 में है सामान्य परिचय। ठीक है, जो प्रकरण 1 में उसमें सामान्य परिचय किया गया है आदिकाल का। प्रकरण 2 में है अपभ्रंश काव्य, जो ऊपर हमने 4 पढ़े थे उनके बारे में है। प्रकरण 4 में है देश भाषा काव्य, जो हमने 8 पढ़े थे उनके बारे में दिया गया। और प्रकरण 4 में है फुटकल रचनाएं। ठीक है, जो फुटकल रचनाएं हैं वो इसमें दी गई है। तो सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकल रचनाएं, तो ये दिए गए हैं आदिकाल के 4 प्रकरणों में। तो आपको ध्यान रखना है प्रकरण 1 में क्या है, प्रकरण 2 में क्या है, प्रकरण 3 में क्या, प्रकरण 4 में क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकरण 1 सामान्य परिचय देखते हैं। ठीक है, जो प्रकरण 1 है इसमें आदिकाल का क्या है, सामान्य परिचय, इसको हम देखते हैं। तो प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया गया है। क्या कुछ अभी प्रकरण 1 में सामान्य परिचय में भाई आदिकाल के आरंभ, उसकी अवधि कितनी है और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन है। सामान्य परिचय में देख लो भाई क्या है, आरंभ है, उसकी समय सीमा यानी अवधि है और उसकी 2 मूल विशेषताएं बताई गई है आदिकाल की। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। जो प्राकृत भाषा है इसकी 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत की 3 अवस्थाएं मानी गई है भाई, ध्यान रखना है। प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं, पाली कहते हैं, दूसरी को प्राकृत और जो अंतिम अवस्था यानी इसको अपभ्रंश कहा जाता है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाई उदाहरण है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ लिया जाता है ये किसका कथन है, तो किसका, ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, ये यहाँ से प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव माना जा सकता है, यहाँ तक ही पूछा जाता है और ये कंप्लीट भी पूछ लिया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा। आगे है आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने अपभ्रंश के लिए, ठीक है, प्राकृत भाषा हिंदी, अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है अपभ्रंश के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, प्राकृत भाषा भी कहा है अपभ्रंश को, अंतिम अवस्था भी कहा है और पुरानी हिंदी भी अपभ्रंश को ही कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक या योग मार्गी बोधो यानी सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर ही मिलता है। ये ध्यान रखना हमें। विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, यहाँ से था सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। और मुंज और भोज का समय कितना बताया रामचंद्र शुक्ल ने, संवत 1050, संवत 1050 बताया है। ठीक है, तो इनके समय में लगभग, ठीक है, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार क्या है, शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में हमें देखने को मिला है भाई। आगे है सॉरी भाई, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत
1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय यही माना है 1050 से लेकर 1375 संवत, ठीक है, ये माना है। और महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक ही माना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं और ये की पॉइंट है, हमेशा ही पेपर में आते हैं भैया। हालांकि प्रथम सिद्ध सरप्पा का समय राहुल सांस्कृत्यान के अनुसार समांतर 769 ईस्वी स्वीकार किया गया है, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यान के अनुसार भाई जो सिद्ध सरप्पा है इनका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया गया, ठीक है। किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 यानी 633 ईस्वी यानी विक्रम संवत 690 माना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने 633 माना, ये आपको ध्यान रखना है। और जो राहुल सांस्कृत्यान है इन्होंने 769 माना है समय सिद्ध सरप्पा का, ठीक है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, ठीक है। जनश्रुति क्या है? आम जनता की भाई जो कहने सुनने वाली बात होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है काल भाई इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। और संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। देश शिव सिंह सरोज, ठीक है। तो इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राय लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है, ठीक है। हमेशा ही देखने में आया है जो लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा है और साहित्य की भाषा उनमें क्या हमेशा अंतर ही रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी, ठीक है। जो उस समय था उस समय में भी जो अपभ्रंश थी वो ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, ऐसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे हैं। पुराने शब्द तो लिए ही हैं, विभक्तियाँ, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। आगे है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण रहेगा यहाँ से। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती है। तो ये जो कथन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया और रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी भाई। आगे है फिर, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। और ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है, देख लो भाई यूजीसी नेट में जून 2019 में ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से देखते चलना है इनको, और कहीं भी नोट भी आप बना सकते हो और कहीं भी नोट्स कर सकते हो इन कथनों को। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। एक ही समय में सारंगधर, अपभ्रंश और खुसरो देश भाषा यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है भाई। जो आदिकाल की समय सीमा बताई है उसमें क्या है भाषा में बहुत विविधता थी यानी अलग अलग थी भी, ठीक है। एक ही समय में यानी एक ही समय विक्रम की
14वीं शताब्दी के मध्य, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य, यानी एक ही समय में जो सारंगधर है और जो खुसरो है, ये भी क्या है, अपनी रचनाएं लिख लेते, लेकिन अलग अलग भाषा में। सारंगधर थे, ये अपभ्रंश में अपनी भाषा लिख रहे थे, और जो खुसरो है ये देश भाषा में अर्थात खड़ी बोली में, खड़ी बोली हिंदी में अपने रचना को लिख रहे थे भी। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। विद्यापति जो है वे अपभ्रंश के रूप अवट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग करते हैं। इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है। आगे है भाई, भाषा वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चली। ठीक है, विद्यापति के समय तक भाई चली थी अपभ्रंश की परंपरा। ठीक है, उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। ठीक है, जो उस समय जो विद्यापति थे 15वीं शताब्दी के मध्य जो भाषा चल रही थी, उस भाषा को जो विद्यापति जी है उन्होंने देसी भाषा कहा है। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है भाई। उस समय की बोलचाल की भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। ठीक है, क्या भाई, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह से मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। ठीक है, जो अमीर खुसरो है और जो विद्यापति जी है, इनकी जो भाषा है वो प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। प्राकृत भाषा की रूढ़ियों से भाई मुक्त है इनकी भाषा। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जो देसी भाषा है, ठीक है, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं अमीर खुसरो और विद्यापति जी को छोड़कर, उन पर क्या है, प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी पड़ता है। शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित है। अब दो मूल विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी है, और ये पेपर में पूछी जाती है भाई। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। क्या भाई, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। ठीक है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति किसको कहते हैं भाई, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर, कितने, 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। भाई, किस प्रवृत्ति में ये रचनाएं लिखी जा रही है, वो धर्म पे भी हो सकती है, नीति पे भी हो सकती है, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं क्या है, इसमें दोहों में मिलती है। भाई, ये आपको ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है विशेषता, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उससे कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा हिंदी है। तो ये दोनों के दोनों कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। ठीक है, और वे प्रकरण 1 से है जो सामान्य परिचय में है। ये कथन दे के पूछ लिया जाएगा ये प्रकरण कौन, प्रकरण 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो आपको बताना पड़ेगा किस में है। ये प्रकरण 1 सामान्य परिचय में है भाई, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकरण 2 में क्या है भाई, अपभ्रंश काव्य। क्या है प्रकरण 2 में, अपभ्रंश काव्य है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। क्या भाई, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से भाई अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हमें समझना चाहिए। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा यानी अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे भाई। ठीक है, आगे है, प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया था और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी,
तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब तक वह भी साहित्यिक की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो अपभ्रंश के विषय में है ये भी क्या भी प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल यानी आम बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया था। ठीक है, जो बोलचाल की भाषा ने भी ग्रहण किया वो भी आगे चलकर क्या था, पुराना हो गया था और काव्य रचना के लिए तो क्या था, रूढ़ हो गया था बिल्कुल ही। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषा या देश भाषा ही कहलाती थी। ठीक है भाई, जब तक जो भाषा थी वो हमारे आम बोलचाल में थी तब तक जो भाषा थी वो देश भाषा ही कहलाती थी। तब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा भाई। ठीक है, बोलचाल थी तब तक भाई आम बोलचाल में जब तक तो देश भाषा थी, लेकिन तब से साहित्य में भाई उस भाषा का प्रयोग होने लगा साहित्य में, तब वह अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। एक देश भाषा नहीं, फिर अपभ्रंश कहा जाने लगा उसको। अपभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। जो अपभ्रंश काव्य है इसके इतिहास इस प्रकार। अपभ्रंश का इतिहास देख लेते हैं कि नाम का भाई भर्तृहरि ने, जो भर्तमुनि है, इन्होंने अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा ही कहा है। ठीक है, जो अपभ्रंश को भाई जो भर्तमुनि है इन्होंने देश भाषा ही कहा है। वररुचि ने प्राक्त प्रकाश में उल्लेखित नहीं है। वररुचि के प्राक्त प्रकाश में ये उल्लेखित नहीं है भाई अपभ्रंश। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुह्यसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्या भी अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे मिलता है, तो कहाँ मिलता है, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता, क्या नाम है उसके पिता का, गुह्यसेन, क्या है, गुह्यसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का ही कवि बना कहा है। और ये कब मिलता है, विक्रम 650 के पहले, विक्रम संवत 650 के पहले में। भामा ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। ठीक है, जो भामा इन्होंने तीनों भाषाओं का ही उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है, जो बाण है इनका क्या है, हर्षचरित्र, इन्होंने संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है हर्षचरित्र में। आगे है भाई, जैसे सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है। क्या भी जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन भी इसी प्रकरण में किया गया, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है। ये देखते हैं, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है, और ये कथन भी पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक भी पूछा जाता है। एक अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही है भाई। आगे हैं, उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों के भी। ठीक है, सिद्धों और नाथों की रचनाओं के बारे में बात हो रही है। सिद्धों व नाथों की जो रचनाएं हैं, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिर्ग्रह, सवास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। क्या माना है भाई इनकी रचनाओं को, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र ही माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने सिद्धों व नाथों की रचनाओं को। ये तांत्रिक विधान की है, योग साधना इनमें आत्मनिर्ग्रह है, सवास निरोध है, भीतरी चक्र है, ठीक है, और नाड़ियों की स्थिति और अंतर्मुख साधना, बस इनके ही महत्व है इसमें। और इसके बाद तो क्या, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र ही है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। ठीक है, जीवन की स्वाभाविक है, अनुभूति है और उनकी दशा है, उनसे इन रचनाओं का कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिद्धों व नाथों की जो रचनाएं हैं, ठीक है, उनको भाई ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना और आप इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक क्वेश्चन कंप्लीट पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से करना, पेपर में पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे भी पूछा गया है, आया हुआ है यहाँ पे। आगे है, सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया गया है। कौन कौन से कारण? भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति। कौन कौन से? भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति। ठीक है, जो सिद्ध है और नाथ है, इनकी रचनाओं का वर्णन दो कारणों से हुआ। और दो कारण कौन कौन से? एक तो भाषा है और दूसरा है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। ठीक है, भाषा है और सांप्रदायिक प्रवृत्ति है और उसके संस्कार की परंपरा है। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा भी। ठीक है, सद्दुकड़ी भाषा, ये सद्दुकड़ी भाषा भी कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। आगे है, जैन सिद्धों व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं रचयिताओं के इस क्रम से किया गया है। ठीक है, तो पहले हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर, सारंगधर को ही हम मीरासो और विद्यापति की कीर्तिलताएं कीर्ति पताका। ठीक है, आगे है, जैन ग्रंथकारों में देवसेन। ठीक है, ये देखो ये कौन थे? जैन सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री है ये। ठीक है, जैन ग्रंथकारों व देवसेन। ग्रंथ सावकाचार। ठीक है, देवसेन के ग्रंथ बताए कौन कौन से हैं? सावकाचार है, दब साहे प्यास है, यानी दब द्रव्य, सहाय स्वभाव, प्यास माने प्रकाश। ठीक है, और पुष्पदंत इनका ग्रंथ है आदि पुराण और उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, शुक्ल जी ने भी जो देवसेन हैं इनकी दो रचनाओं का ही उल्लेख किया, एक तो सावकाचार, एक दब्य साहेब प्यास। और दब्य साहेब जो प्यास है इसको ही देव स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं। और जो पुष्पदंत है इनकी दो रचनाओं का ही किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, शुक्ल जी ने इनका ही उल्लेख किया है भाई, दो रचनाओं का। इनके अतिरिक्त पीछे की परंपरा का उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहचर्यों और नय कुमारचर्यों का भी नाम दिया गया है। ठीक है भाई, इनके अतिरिक्त इनके पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप, ठीक है, जो पुष्पदंत है इनकी रचनाओं जैसे जसहचर्यों, नय कुमारचर्यों, इनका भी नाम आया है, ऋतु पंचमी और योगसार का भी। आगे है, चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाइयाँ दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। ठीक है भाई, चरित्र काव्य लिखना है या आख्यान काव्य लिखना है, इनके लिए अधिकतर दोहा चौपाई की पद्धति क्या है? ग्रहण की गई थी। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महात्मा, महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तुलसीदास जी की रामचरितमानस का जिक्र हुआ है, सबल सिंह चौहान के महाभारत का जिक्र हुआ है, छत्र प्रकाश का हुआ है और ब्रजविलास का। ठीक है, ये प्रकरण 2 के अंतर्गत है भाई। ठीक है, अपभ्रंश काव्य। इसके बाद है सिद्ध। बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण कर लिया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई। ठीक है, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। और आगे बौद्ध धर्म से ही व्रजयान शाखा निकली है। जो व्रजयान शाखा वो किससे निकली है भाई? बौद्ध धर्म से ही निकली है। ठीक है, व्रजयान शाखा किससे निकली है? बौद्ध धर्म से ही निकली है, ये ध्यान रखना। बौद्ध धर्म से निकली व्रजयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। ठीक है, जो तांत्रिक योगी थे व्रजयान शाखा के, ठीक है, उनको क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। कितनी मानी गई सिद्धों की संख्या? 84, पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म है
इससे क्या है, वर्ज्यान शाखा निकली, और वर्ज्यान शाखा से ही तांत्रिक योगियों का, ठीक है, जो तांत्रिक योगी है इनको सिद्ध कहा गया, और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई भी। एक राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। ठीक है, कपूर मंजरी किसकी है, ये राजशेखर की है। ठीक है, इसमें क्या है, भैरवानंद के नाम से एक सिद्ध योगी का समावेश किया गया है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ठीक है, जो नालंदा है और विक्रमशिला है, ठीक है, ये कहाँ पे है, नालंदा, बिहार के भाई नालंदा और विक्रमशिला जो थे विद्यापीठ, ये जो सिद्ध थे, ठीक है, इनके ये भाई अड्डे मात्र ही माने गए हैं। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए, बहुत से तिब्बत आदि अन्य देशों को चले गए। आगे है भाई, वर्ज्यान बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। जो वर्ज्यान है ये बौद्ध धर्म का ही विकृत रूप है। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषतः डोमनी, रजकी आदि का योग या सेवन आवश्यक था। ठीक है, डोमनी, रजकी आदि जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं। ठीक है, यानी भाई इसमें जो नशे वगैरह वो किए जाते थे और स्त्री का सेवन किया जाता था वर्ज्यान में, और ये आवश्यक माना जाता था वर्ज्यान में। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। ठीक है, और जो ये सेवन था इसी से क्या है, सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख यानी महासुख में वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए, ठीक है, इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनंद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है भाई। ठीक है, युगनबद्ध क्या है, स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। और ये देख लो नेट 2018 में क्वेश्चन आया है, जुलाई 2018 में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्लीज़ आप इनको ध्यान रखना। आगे है, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है भाई। क्या से, प्रज्ञा और उपाय के योग से। ठीक है, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। इसके आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। क्या है, जो इसका आनंद स्वरूप है वो क्या है, एक ईश्वर का ही तत्व हमें समझना चाहिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए हैं। ठीक है, इसके निर्माण के भी 3 अवयव ठहराए गए हैं। कौन कौन से, शून्य है, विज्ञान है और महासुख है। क्या, शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, निवारण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख है। ठीक है, क्या है भाई, निवारण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। ये भी देख लो, जुलाई 2019 में आया हुआ है कथन है, और ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं। प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे, इसी से व्रजयान शाखा को सहजयान भी कहा गया। ठीक है, जो सरप्पा है, प्रथम सिद्ध जो सरप्पा है वो क्या, सब जो सहज जीवन था उसको ही बल देते थे, इसलिए जो व्रजयान शाखा है इसका दूसरा नाम क्या है, सहजयान भी इसको कहा जाता है। आगे है, सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। जो सिद्ध थे वो जो सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। जो भी जनता है उस पर जो सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। ठीक है, जो भाई मुसलमानों के आने पर जो पठानों का समय आया था उस समय तक बना रहा था। सिद्धों ने रिजु यानी सीधा दक्षिण मार्ग, पूछा गया रिजु का अर्थ क्या है, तो क्या है भाई, रिजु का अर्थ सीधा यानी दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक क्या है, टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है, यानी सिद्धों ने सीधा मार्ग यानी दक्षिणी मार्ग को छोड़कर टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। और किसने दिया है, सिद्धों ने दिया। नहीं, रज्जु को छोड़कर बंक अपनाने का उपदेश किसने दिया, सिद्धों ने दिया है। और किसके अकॉर्डिंग है, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है।
कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वर्ज्यान इसका प्रमाण है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई ये। भाई कैसा भी शुद्ध या सात्विक धर्म हो, ठीक है, वो क्या है, गुहा और रहस्य के प्रवेश से क्या है, वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वो वर्ज्यान इसका क्या है, प्रमाण है भाई। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। क्या भाई, अपने मत का, जी ठीक है, जो अपने मत का संस्कार था वो जनता पर डालने के लिए, कौन भाई, सिद्ध, ठीक है, या संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त, ठीक है, उन्होंने संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी यानी अपनी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर क्या है, उनको सुनाते रहे जनता पर। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है भाई, ठीक है। शुक्ल जी ने क्या कहा, अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी। आगे है, सिद्ध सिरप्पा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है। टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, ठीक है, देश भाषा अपभ्रंश, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश यानी पुरानी टकसाली हिंदी है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है, किसके भाई, सिरप्पा की, और इसके उपदेशों की भाषा है ये। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा यानी सद्दुकड़ी है। पर रमेनी के पद्यों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर भाई सिरप्पा और जो कबीर है उनकी जो भाषा उनके विषय में बात की गई है। सिद्ध सिरप्पा के उपदेशों की भाषा क्या कही गई है, पुरानी टकसाली हिंदी है, ठीक है। क्या है, पुरानी टकसाली हिंदी, आपको ध्यान रखना, सिरप्पा के उपदेशों की भाषा, ठीक, उपदेशों की भाषा कैसी है, पुरानी टकसाली हिंदी है, अर्थात देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। पर जो उनके गीत थे, ठीक है, उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी हो गई, ठीक है। जो सिरप्पा के गीत थे उनकी भाषा कैसी थी, पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली थी, यह आपको ध्यान रखना है। और जो कबीर थे, इनकी जो साखी थी, जो साखी की भाषा थी वो तो थी भाई खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा यानी सद्दुकड़ी थी साखी की भाषा, ठीक है, जिसमें उपदेश धर्मी दोहे थे। पर जो रमेनी थी, इसके पद्यों में काव्य की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, और कहीं कहीं पूरी बोली भी मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब इसको आप अच्छी तरह से कहीं पे नोट कर सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। क्या भाई, जो उस समय उस टाइम सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा थी यानी नागर अपभ्रंश, ठीक है, नागर अपभ्रंश का ढांचा शौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश या अर्थात ब्रज या खड़ी बोली का था भाई। सद्दुकड़ी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सद्दुकड़ी कैसी थी भाई, कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था भाई। आगे है, सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। पूछा जाता है ना, सिद्धों की भाषा कैसी थी, तो संधा भाषा थे। 21 भाषा शैली का प्रयोग किया। यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करवाने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। जो संध्या भाषा है, ठीक है, ये कैसी है, यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करवाने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है भाई, क्या, संध्या भाषा। अब आगे नाथ सिद्ध हो गए हमारे, अब है नाथ। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो पूछा जाता ना क्वेश्चन, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है, तो गोरखनाथ ने किया है भाई, ठीक है। कैसे किया, गोरखनाथ ने, जो पतंजलि थे इनके उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। आगे चलते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ, गोरखनाथ का क्या था, नाथ पंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से ही निकला है, ठीक है। जो व्रजयान शाखा थी इससे ही क्या है, ये बौद्धों का नाथ पंथ निकला है। नाथों ने व्रजयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्यमास व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचार्य पर जोर दिया है, ठीक है। जो भाई
सिद्ध थे वो क्या था, मध्य और स्त्री सेवन पर क्या थे, बल देते थे। लेकिन जो नाथ थे इन्होंने मध्य मास में मैथुन के त्याग पर बल दिया है और ब्रह्मचार्य पर जोर दिया है भाई। साथ ही शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने का संदेश दिया, किसने, नाथों ने भी। आगे है, अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथी के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। ठीक है, किसकी भी, शिव शक्ति की भावना के कारण श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथी के भी किस ग्रंथ में मिलती है, शक्ति संगम के तंत्र जो ग्रंथ है इसमें मिलती है। लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती है। ठीक है, जो नाथों और सिद्धों में समानताएं थी वो हम देख लेते हैं। नाथ और सिद्ध दोनों नाथ और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। सिद्ध भी और नाथ भी भाई नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। ब्रह्मा पूजा विधान तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल देते हैं। ठीक है भाई, ब्रह्म पूजा विधान और तीर्थाटन आदि को क्या इन्होंने व्यर्थ माना है, और जो अंतर्मुखी साधना है उस पे इन्होंने बल दिया, सिद्धों ने भी और नाथों ने भी। घट में ही बुध है, क्या भाई, घट में ही बुध है। जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मंडे। ठीक है, जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मंडे, तो ये भी नाथों और सिद्धों दोनों ने ही कहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी समानताएं हैं। अपने को रहस्यमयी प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते हैं। ठीक है भाई, अपनों को रहस्यदर्शी यानी मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित यानी दिखाने के लिए जो शास्त्र पंडित थे और विद्वान थे उनको क्या फटकारना जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। जो सदगुरु थे उनका जो महात्म्य था वो दोनों में, नाथों में और सिद्धों में काफ़ी अधिक था भाई। दोनों ने जाति पाति का विरोध भी किया है, नाथों ने और सिद्धों ने भी जाति पाति का विरोध किया है। आगे है, शुक्ल जी ने लिखा 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सिद्धों और नाथों के विषय में, और ये तो काफ़ी बार पूछा भी गया है। सिद्धों ने घर के भीतर चक्कर नाड़ियाँ शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद बिंदु सुरती नृति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी की भाई। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर तो कहा गया भाई दोनों ने संध्या भाषा का प्रयोग किया, लेकिन क्या है, नाथों की जो भाषा थी वो सिद्धों से अलग है। आगे इसका हमें वर्णन मिल जाएगा। सिद्धों का प्रभाव भारत के, जो सिद्ध है इनका प्रभाव कहाँ था, भारत के पूर्वी भाग में था। जो सिद्ध थे इनका प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था, यानी बिहार से लेकर असम उड़ीसा और बंगाल तक था भाई सिद्धों का प्रभाव। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया था। ठीक है, राजस्थान पंजाब की तरफ क्या था, नाथों का भी क्षेत्र था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सिद्धों का क्षेत्र पूछ लिया जाता है, नाथों का क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। तो सिद्ध कहाँ पर थे, भारत के पूर्वी भाग में, और नाथ कहाँ थे पश्चिमी भागों में थे, यानी राजपूताने और पंजाब में थे भाई। इन्होंने अपना इनका क्षेत्र बनाया था। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है भाई। किसका, बालनाथ योगी का स्थान कहाँ है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में है। ठीक, और ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीका आया है। ठीक है, तो जायसी
जिन्होंने पद्मावत लिखी है, इनमें पद्मावत में क्या है, बालनाथ का टीका आया है भाई, बालनाथ का टीला आया, सॉरी टीका नहीं टीला आया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, कितने मानी गई है, 9, और सिद्धों की 84 भाई। ये कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, जिससे कनफटे कहलाते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी पेपर में पूछा गया है भाई। कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल जो पहनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कनफटे कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुनते हैं, क्या भी 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुनते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। ठीक है, जो ज्ञानदेव है, संत ज्ञानदेव कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है, ज्ञानदेव ने भाई। आगे देखते हैं, आगे करते हैं। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ का गुरु जलंधरनाथ को माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने भाई जो गोरखनाथ है, ठीक है, इसका गुरु किसको माना, मच्छेंद्रनाथ को। पूछा जाता है गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है, तो मच्छेंद्रनाथ है, और मच्छेंद्रनाथ के गुरु का क्या नाम है, तो जलंधरनाथ है। ये आपको ध्यान रखना है। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम में विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली। ठीक है, हठ योग साधना किसकी है, गोरखनाथ की है, और जो हठ योग साधना वो अपने साथ भाई ईश्वरवाद को भी लेकर चली थी, तथा उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी भाई। ठीक है, मुस्लिम धर्म में क्या है, वर्जित है मूर्ति पूजा करना, और बहुदेवोपासना करना भी क्या है, वर्जित है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मुसलमानों के लिए भी यह आकर्षक का केंद्र रहा भाई, हठ योग। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं शताब्दी में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया है। आगे पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वहीं राजपुताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। ठीक है, जो थे भाई नाथ, उन्होंने भाई राजपुताना और पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा से अलग सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था। ठीक है, नाथों ने भी क्या भी सद्दू कड़ी भाषा का ही प्रयोग किया था, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का ही था। सद्दू कड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। जो सद्दू कड़ी है, इसका ढांचा कैसा था, खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों की देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है, जैसे काफिर बोध में है, जिसमें काफिर बोध में है। ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा है। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन
के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा था भाई, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में एक ऐसी अनेक कहानियाँ चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामत में पछाड़ दिया। ठीक है, ये कहानियाँ चली थी भी, किसी पीर ने क्या है सिद्ध या योगियों को अपने करामत में क्या है पछाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया है। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है भाई। अन्य में देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ईस्वी में सारंगधर यानी ग्रंथ सारंगधर पद्धति और हम्मी रासो पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी भाई। क्या थी? अपभ्रंश का स्थान कौन सी भाषा ले चुकी थी? देश भाषा ले चुकी थी। आपको ध्यान रखना है। और प्लीज़ भाई क्लास ठीक है धैर्य बनाकर आप कंप्लीट देखा कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखा कीजिए, क्योंकि मैं क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाती हूँ। क्योंकि अब पेपर में चाहे TGT का हो चाहे UGC नेट का हो, ठीक है, या इससे बड़े पेपर हो, हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप धैर्य बना के क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखा कीजिए भाई। विद्यापति के इन प्रस्तुतिमूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। महाउपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई। ठीक है, किसको प्राप्त हुई थी भाई? कीर्तिलता। और कहाँ पे हुई थी? महोपाध्याय कौन भाई? पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में मिली थी कीर्तिलता भाई। ठीक है, कीर्ति पताका की सूचना मात्र है। ठीक है, और दोनों ये ग्रंथ किसके हैं? ये विद्यापति के ही ग्रंथ हैं। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए है और अपभ्रंश भाषा के दोहो, चौपाई, छप्पे, छंद गाथा आदि छंदों में की गई है। ठीक है, जो कीर्तिलता है भाई वो क्या बीच बीच में तो देसी भाषा के पद्य उसमें मिलते हैं और अपभ्रंश भाषा के क्या है दोहे हैं, चौपाई है, छप्पे है और छंद गाथा आदि क्या है छंदों में की गई है भाई। आगे है विद्यापति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं। ठीक है, जो विद्यापति है इनके अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है। क्या भाई? जो विद्यापति जिन्होंने अपभ्रंश भाषा से अपनी रचनाओं का विकास रचनाएं की हैं, ये क्या है? ये पूर्वी अपभ्रंश है। ठीक है, वो कैसा अपभ्रंश है? यह पूर्वी अपभ्रंश है। प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसे बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। तो ये 2 विशेषताएं विद्यापति की जो अपभ्रंश है उसकी है ये। ठीक है, यह पूर्वी अपभ्रंश है और प्रायदेश भाषा कुछ अधिक लिए है। ठीक है, और इसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। ठीक है, विद्यापति ने जो अपनी रचनाएं अपभ्रंश में की है उस अपभ्रंश के विषय में ये 2 विशेषताएं बताई गई है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे है जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। किसका भाई? अपभ्रंश का भी। ठीक है, काव्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। जो अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवर्तित है, यानी जो काव्य भाषा ये अपभ्रंश भाषा से देश भाषा की ओर अधिक चलती गई तो क्या इसमें संस्कृत तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता चला गया भाई। संस्कृत के शब्द भी क्या कवियों ने खूब इसमें रखे। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण हमें मिलता है। आगे है काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो गई। ठीक है, काव्य रचना से जो भाषा थी वो अपभ्रंश से क्या है देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है।
विशेषतः रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। कितने भाई? अपभ्रंश के कितने रूप मिले? 3 रूप मिले। कौन कौन से हैं? एक तो है पुरानी व्यापक काव्य भाषा। क्या भी? पुरानी व्यापक काव्य भाषा जिसका ढांचा शौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था, यानी पश्चिमी हिंदी का था। जो पुरानी व्यापक काव्य भाषा था, इसका ढांचा क्या था? शौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। सिद्धों की भाषा यही थी। सद्दू खड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था, नाथों ने इसका प्रयोग किया। सारंगधर और विद्यापति के प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। तो भाई ये 3 रूप थे अपभ्रंश के। एक तो पुरानी व्यापक काव्य भाषा, एक सद्दू कड़ी और एक सारंगधर और विद्यापति की जो भाषा थी वो। ठीक है, 2 प्रकरण हमने कंप्लीट कर लिया। आपने देखा पहले प्रकरण तो सामान्य परिचय था, दूसरा जो प्रकरण था वो अपभ्रंश काव्य था। तो अपभ्रंश काव्य के विषय में हमने सारा देख लिया है। ठीक है, नाथ सिद्ध उसमें आ चुके हैं भाई। ठीक है, प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य और वीर गाथा काव्य। ठीक है, और भाई जो प्रकरण 2 था उसमें 4 रचनाएं हमारी आई जो अपभ्रंश काव्य में थी। ठीक है, जो देश भाषा काव्य है इसमें 8 रचनाएं हमारी आएंगी। टोटल रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं, जो 4 अपभ्रंश में है और 8 देश भाषा काव्य में है। तो भाई तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य यानी वीर गाथा काल। तो इस प्रकरण में देश भाषा उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ठीक है, जो देश भाषा है, ठीक है, ये प्रकरण 3 में है और इसमें रचित यानी देश भाषा में रचित रासो काव्य और 7 अन्य ग्रंथों का क्या इसमें विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है। किस कौन कौन से भाई? खुमान रासो किसका है? दलपति विजय का है। बीसल देव रासो ये नरपति नाल का है। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई का है। जय चंद्र प्रकाश ये भटकेदार का है। जय मैंग जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। परमार रासो जगनिक की रचना है और रणमल छंद ये किसके? श्रीधर की रचना है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये सातों की सातों रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया। ये हमने शुरुआत में ही बात कर ली है, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ आदि को प्रकरण 4 यानी प्रकरण 4 कौन सा था हमारा? फुटकर रचनाओं में स्थान दिया गया है। जो प्रकरण 4 है फुटकर रचनाएं, उसमें भाई विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियों को स्थान दिया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। 6 जो रचनाएं हैं इनका हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसका कारण उनमें विशेष वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। ठीक है, क्या कारण है भाई इन 2 रचनाओं को फुटकर रचनाओं में रखने का? तो इसका कारण ये है भाई इसमें विषय वस्तु एवं जो भाषा संबंधी भिन्नता है। ठीक है, विषय वस्तु की भिन्न है इनसे और जो भाषा संबंध है वो भी इनसे भिन्न है। आगे देखते हैं। प्रशस्ति काव्य को ही रासो काव्य कहते हैं। ठीक है, इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन रहेगा भाई। ठीक है, अपने राजाओं की प्रशंसा में जो रचना लिखी जाती थी उनको क्या कहते थे? उनके चरित्र, उनके भी प्रशंसाओं में, जैसे कोई वो युद्ध जीत के आगे वो उसके बारे में लिख दिया, उनकी प्रशंसा लिख दी। ठीक है, उसमें जो राजा है उसके राजकाल में क्या क्या उसमें भाई उसने अपने राज्य में प्रभाविक काम करे जिससे भी जनता पे प्रभाव पड़ा हो वो उसने अपने रचना में लिख दिया। तो इन सभी को ही रासो काव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या है रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है भाई। ठीक है,
आगे है गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर, क्या भाई गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और वल्लभ वैभव का केंद्र हो रहा था। ठीक है, जब भाई जो गुप्त साम्राज्य था वो ध्वस्त हो गया था यानी खत्म हो गया था और हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 के उपरांत जो भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। कौन कौन सी? कन्नौज थी, अजमेर थी, अनहिलवाड़ा थी। ठीक है, ये बड़ी बड़ी राजधानियां कहाँ थी? पश्चिमी भाग में ही थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कविचारण उसी भाषा में रचना करते थे। ठीक है, जो कविचारण थे उसी भाषा में क्या थी? रचना करते थे। प्रारंभिक काल जो साहित्य यानी रासो हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ है। किधर? पश्चिमी भाग में भी। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। जब हर्षवर्धन नहीं था, ठीक है, उसकी केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई थी, तो जो छोटे छोटे राज्य थे भाई वो खुद को क्या थे? स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों यानी विदेशी आक्रांतों के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था। ठीक है भाई, जब हमारे हिंदी साहित्य का उदय हुआ, ठीक है, तो वो क्या था? वो लड़ाई भिड़ाई का ही समय था भाई। वीरता के गौरव का समय था। क्या था? वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाएं ही उन्नति ही संभव थी। क्या था भी? ऐसे में जो वीर गाथाएं थी इनकी उन्नति होना ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपया पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थ की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अतियुक्तिपूर्ण यानी अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था भाई। प्रशस्ति मूलक काव्य यानी वीर गाथाओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, विशेषताएं भी देख लो भाई, पेपर में पूछी जाएगी। 2 रूपों में मिलता है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है? 2 रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गाथा यानी बैलेड्स के रूप में। वीर गीतों यानी बैलेड्स के रूप में। एक तो प्रबंध काव्य हो गए साहित्यिक रूप में, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, और एक हो गए वीर गीतों के रूप में यानी बैलेड्स के रूप में। वीर रस के पद प्रचलित दोहे वीर रस के पद प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्राय छप्पे में लिखे जाते थे। जो वीर रस के पद्य थे वो प्रचलित दोहे की बजाय वो दोहे में नहीं लिखे जाते थे, प्राय छप्पे में लिखे जाते थे। वीर रस के पद्य, ये आपको ध्यान रखना, छप्पे में लिखे जाते थे, प्रचलित छंद दोहे में नहीं लिखे जाते थे। यूरोप के वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। ठीक है, जो यूरोप में वीर गाथाएं थी उसी के मुख्य विषय युद्ध और प्रेम ही रहा था उनकी तरह भी। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही होता है। ठीक है, क्या था भाई? आदिकाल का पूछा जाता है, प्रधान रस क्या था? तो वीर रस था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई थी। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। क्या भी? हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का ऐसा ही कारण कल्पित किया गया, यानी जो रूपवती स्त्री है वही कारण बताया गया है। आगे है, आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे, यानी बड़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल
कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। आगे है भाई, हम चारों प्रकरण आज ही कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो रासो काव्य के प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथों अप्राप्य ही है, और जो प्राप्त है भी है उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपको ध्यान रखना। भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारण की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेर फेर भी बहुत कुछ होता रहा है भाई। अब देखते हैं रासो काव्य के विषय में। पहला हमारे पास जो ग्रंथ उपलब्ध है उसके विषय में हम देखते हैं, और पेपर में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा क्लास में शुरू से लेके अंत तक बना रहेगा वो देख सकता है, क्वेश्चन बनते हैं। और जिस भी बच्चे ने परीक्षाएं दी हैं हिंदी साहित्य की, तो वो अपने आप ही क्लास का मायने समझ सकता है, क्या मायने रखती है क्लास उन बच्चों के लिए। तो बीसल देव रासो, ठीक है। नायक नायिका राजमती और बीसल देव। बीसल देव नायक है, राजमती क्या है, नायिका है, और पात्र भी यही है। ये आपको ध्यान रखना बीसल देव रासो के, ठीक है। पात्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बीसल देव रासो के पात्र बीसल देव और पात्र दूसरी है राजमती, ठीक है। बीसल देव रासो के निर्माण काल को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। 12 से 72 मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी। नाल है रसायन आरंभ, शारदा तुठी ब्रह्मा कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ है विक्रम संवत 1212। 12 से 72, ठीक है। या इसका स्पष्ट अर्थ क्या बताया गया, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया, विक्रम संवत 1212 ईस्वी, ठीक है। और ये पंक्तियां दे के पूछी जाती है, ये कौन से रासो ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। बीसल देव रासो, ठीक है, इससे संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना। 12 से 72 मंझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभी, शारदा तुठी ब्रह्मा कुमारी। तो ये 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ भी पूछ लिया जाता है, क्या है, विक्रम संवत 1212। बीसल देव में 4 खंड है। कितने, अभी 4 खंड बताए गए हैं बीसल देव में। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। 4 तो खंड बताए गए हैं, और इसके चरण कितने बताए गए, 2000 चरण बताए गए हैं। इसकी कथा का सार यूं है, तो देखते हैं। जो खंड 1 है, 4 खंड है ना, तो 4 खंड यहाँ पे बताए गए, लेकिन 200 चरण यहाँ पे नहीं बताए गए, 204 में समाप्त हुआ है। लेकिन 4 खंड है, 4 खंड बताए गए हैं, और इन 4 खंडों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलान में भी पूछ लिया जाता है। पहला खंड दे देंगे और ये लाइन इसके पीछे दे देंगे, या 3 दे के पूछ लेंगे इसमें से गलत क्या ठीक क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखना। खंड 1, और जो भी बच्चे अगर मेरी चैप्टर वाइज सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, आदिकाल में ये आए हुए थे क्वेश्चन उसमें भी, तो प्लीज़ आप उस सीरीज को भी जाके जरूर से जरूर देखें। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसल देव का विवाह होना। खंड 1 में है। मालवा के कहाँ की थी, मालवा के भोज परमार की पुत्री थी, क्या नाम था, राजमती, ठीक है। राजमती भोज परमार की पुत्री है, और ये कहाँ के राजा है, मालवा के, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सांभर के बीसल देव का विवाह, ठीक है। जो बीसल देव वो कहाँ के राजा है, सांभर के हैं, ठीक है। और इनका विवाह मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ हुआ है, खंड 1 में भाई। खंड 2 में क्या है, बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना, ठीक है। जो बीसल देव है, खंड 2 में बीसल देव क्या है, राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, और वहां पर 1 वर्ष रहते हैं। खंड 3 में क्या है, राजमती का विरह वर्णन है तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना है। खंड 3 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौट कर आना, ठीक है। बीसल देव रासो में कौन से खंड में है, तो कौन से खंड में भाई, तीसरे खंड में, यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना था भाई, ठीक है। तो खंड 4 में ये है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक
जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई है। यह घटनाक्रम काव्य नहीं वर्णात्मक है। इसमें दो ही घटनाएं हैं, बिसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इसमें से पहली बात तो कल्पना प्रस्तुत प्रतीत होती है। बिसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। ठीक है भैया, बिसलदेव से 100 वर्ष पहले ही जो धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज थे, उनका देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बिसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बिसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती है, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है भाई। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उसी आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बिसलदेव का विवाह हुआ हो गई। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो, जैसे जन्नी गोरी तू जैसलमेर गोरडी जैसलमेर की, तो क्या पता इनसे नाम मिलाया गया हो गई। तो आगे है आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ आचार्य कवि कालिदास। आगे है भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। ठीक है, राजस्थान में किसका व्यवहार होता था? भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बिसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा यानी हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ। ये बिसलदेव रासो के विषय में बात है भाई। इसमें आए हुए कुछ फारसी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजातानो यानी ताजियाना आदि। ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहारित भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बिसलदेव के सरदारों में तजाजुद्दीन मियाँ भी मौजूद थे। महल पलायनो ताजदीन खुरशाना चढ़ी चालो गोंड, तो ये पंक्ति भी बिसलदेव रासो से ही है भाई। और ये किसके विषय में? जो सरदार ताजुद्दीन मियाँ थे इनके विषय में थी भाई। ये उस समय मौजूद थे बिसलदेव के समय में। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। किसको कहा भाई? बिसलदेव रासो को कहा है। ये जो पंक्तियां होती है, ये कथन होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। आगे है बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। ठीक है, जो बिसलदेव रासो इसमें काव्य के अर्थ में जो रसायन शब्द ये बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। नाल के जो नाल है कि इस बिसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का मनमाना वर्णन है, यानी दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे वे।
एक प्रशोषित पत्रिका के वर्णन के लिए। आगे देखते हैं। इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। क्या ये छोटी सी पुस्तक है बीसल देव ऐसे वीर का रासो कहना क्या है, हमें खटकता है। ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी क्या है जो बीसल देव के बारे में ये सारी बातें कहने लग रहे हैं। ठीक है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कहीं जा सकती है। क्या भाई, जो बीसल देव पुस्तक है ये न तो भाई वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से क्या है, अपने असली और मूल रूप में कहीं जा सकती है। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक में है। कौन है भाई? बीसल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है, जो बीसल देव है इनका ही दूसरा नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ है। इनका वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकीय कवि, किसके भी? बीसल देव जो है इनके राजकीय कवि थे सोमदेव। ठीक है, और इनके द्वारा रचित है ललित विग्रह राज नाटक। ठीक है, और ये संस्कृत में है, इसमें है इनका चरित्र। आगे है, पारदेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, तो जो चारण में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है, चारणों में किसके नाम से पुकारी जाती थी? पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ठीक है, अपभ्रंश के योग। ठीक है, अपभ्रंश प्लस में शुद्ध राजस्थानी। ठीक है, शुद्ध राजस्थानी भाषा क्या कहलाती है? डिंगल। ये पूछा भी जाता है। और पिंगल ब्रज प्लस में अपभ्रंश प्लस में ब्रज। ठीक है, वो पिंगल भाषा कहलाती है। ये ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछे जाते हैं भाई। आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो। बीसल देव रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो देखते हैं। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी और हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और भाई पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों रामचंद्र शुक्ल जी ने ही माने हैं। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन का था। किसका भाई? बीसल देव भाई चंद्रबरदाई का और पृथ्वीराज रासो का जो जन्म था वो एक ही दिन माना जाता है। और ये संसार छोड़ के भी एक ही दिन गए थे, ये भी माना जाता है। ठीक है, और जो चंद्रबरदाई थे इनके पूर्वजों की भूमि कहाँ थी? पंजाब की थी और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन यह संसार छोड़कर चले गए थे वे। ये महाराजा पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। कौन? चंद्रबरदाई जी। ठीक है, ये जो पृथ्वीराज रासो थे इनके राजकवि भी थे और इनके सखा भी थे और इनके सामंत भी थे, तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विधाओं में पारंगत थे वे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। ठीक है, जो चंद्रबरदाई थे इनको जालंधरी देवी का इष्ट था भाई, जिसकी कृपा से ये अदृश्य काव्य भी कर सकते थे। क्या भी? अदृश्य काव्य भी ये कर सकते थे। कौन? चंद्रबरदाई। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब वे सम्मिलित रखते थे वे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने भाई? 2500 पृष्ठ है।
पृथ्वीराज रासो में, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। कौन मान रहे? रामचंद्र शुक्ल जी मान रहे हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ। मुख्यतः छंद कवित यानी छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ठीक है, तो ये सभी छंद भाई पृथ्वीराज रासो में थे। कवित, दूहा, तोमर, त्रोटा, ग्राहा और आर्या, तो ये छंद पृथ्वीराज रासो में थे। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया। कादम्बरी के विषय में क्या प्रसिद्ध है भाई? उसका जो पीछे का भाग था वो बाण के पुत्र ने ही पूरा किया था। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। ठीक है, चंद्रबरदाई के पुत्र का क्या नाम है? जल्हन, और इन्हीं ने ही क्या है, चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो इसको पूरा किया था। रासो के अनुसार जब साहबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया। ठीक है, रासो के अनुसार है भाई, जब साहबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए भाई। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है भाई, और ये पंक्ति काफ़ी बार पूछी जाती है। पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जन निरपकाज, रघुनाथ चरित्र हनुमंत कृत, भूप भोज उधिये जीमी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो प्लीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। पृथ्वीराज सुजन कवि चंद कृत, चंद चंद उदरी तिमी। तो ये ध्यान रखनी है भाई आपको पंक्तियाँ, और ये पूछी जाती है ये किस काव्य से संबंधित है? तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड के 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। क्या कुछ अभी पृथ्वीराज रासो में? आबू के यज्ञ कुंड, कहाँ का है यज्ञ कुंड? आबू का है। उसके 4 क्षेत्रीय कुलों की उत्पत्ति, ठीक है, और चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज रासो के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है भी पृथ्वीराज रासो में। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासो में भरी पड़ी हैं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता ज्यानक है। ठीक है, पृथ्वीराज जो विजय है इसके रचयिता कौन है? ज्यानक है। पृथ्वीराज के मुख्य भाट, जो पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा गया है। चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। ठीक है, जो ज्यानक द्वारा कृत पृथ्वीराज विषय है इसमें जो पृथ्वीराज है, ठीक है, उसका जो मुख्य बंदी राज था, ठीक है, वो कौन था? पृथ्वी भट्ट था। उसका भाई चंद का नाम उसने कहीं नहीं लिखा है पृथ्वीराज विजय में ज्यानक ने। यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या ज्यानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो भाई, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचनाएं की हो। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तविक में जाली है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कथन है, और ये किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। और किस रासो ग्रंथ के विषय में है? तो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के विषय में है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। ठीक है, आगे हैं भट्ट केदार मधुकर कवि। ठीक है, भट्ट केदार मधुकर कवि। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। ठीक है, भट्ट केदार ने भाई कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद
ठीक है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। इनके जयचंद प्रकाश का उल्लेख सियायच दयालदास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई। और ये एस्टेट के जब मैंने पीवाईक्यू सीरीज चला रखी थी अब उसमें ये पूछा गया था। ठीक है। राठौड़ ख्यात किसका ग्रंथ है? तो किसका है? दयालदास का है भैया। ठीक है। जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित ही है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। भट्ट भणंत पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं। ठीक है। जो केदार है वो महाराज जयचंद के कवि नहीं हैं, सुल्तान साहबुद्दीन गोरी के कविराज थे। ठीक है। यदि भाई भट्ट भणंत पर विश्वास किया जाता है तो जो केदार थे वो महाराजा जयचंद के कवि नहीं थे, सुल्तान साहबुद्दीन गोरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवि उद्धृत है भाई। देखते हैं कौन सा। प्रथम विधाता ते प्रगट भय वधिजन पुनि पृथ्वी यज्ञ में प्रकाश सरसात है। माने सुत सोनक न वाचत पुराण रहे जस को बखाने महासुख सरसात है। चंद दो चौहान के केदारी गोरी शाहजू के गंग अकबर के बखाने गुणगात हैं। काव्य कैसे मास अनजान अजनास धन भाटन को लूटी धरे ताको खुरा खोज मिटी जात है भाई। ठीक है। तो आगे देखते हैं जगनीक। जगनीक के विषय में क्या कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कुछ कहा है? साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनीक के संगीत की वीर द्रवपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इसी दीर्घकाल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों देशों और जातियों के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते रहे हैं। ठीक है। अस्त्र कौन कौन से? बंदूक और करीची। और जातियाँ जैसे फिरंगी। आगे है, यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबलपति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही। गूंज मात्र मूल शब्द नहीं है। क्या भाई? जो गूंज है वो मात्र मूल शब्द नहीं है। आला का प्रचार तो जो भाई जगनीक है इनकी रचना का क्या नाम है? परमार रासों। और परमार रासों को ही आलाखंड कहा जाता है और उसी के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने ये अपने विचार प्रकट किए हैं। आला का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है पर बेसवाड़ इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं। ठीक है। जो ये गीत थे इनके समुच्चय को सर्वसाधारण क्या कहते हैं? इसको आलाखंड कहा जाता है। परमार रासों को क्या कहा जाता है? आलाखंड कहा जाता है। और ये जगनीक का है भी। इससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनीक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के समान थे और बनाफार शाखा के क्षेत्रीय थे भी। ठीक है। आला और उदल की वीरता की गाथा है। ठीक है। आला खंड में परमार रासों में भी। ठीक है। अब हमारे भाई प्रकरण 4 आ गया है अभी। प्रकरण 3 भी कर लिया, प्रकरण 4 अब देखते हैं हम। इसमें क्या है? फुटकल रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें रखी है। प्रकरण 4 के अंतर्गत जो फुटकल रचनाएं आती है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने रखी है। और भाई देखते हैं आगे। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषाएं मिलती हैं। ठीक है। कितने तरह की? भी 3 तरह की भाषाएं मिलती हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा
अपभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद भाषा क्या कहलाती है? अपभ्रंश। इसके भी 3 रूप मिलते हैं। क्या भाई? इसके भी क्या है? हमें 3 रूप मिलते हैं। देखते हैं। प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध सद्दुकड़ी नाथ। ठीक है, प्रचलित काव्य भाषा किसकी थी? सिद्धों की थी। सद्दुकड़ी भाषा नाथों की थी। सारंगधर विद्यापति की बोली अपभ्रंश थी। ठीक है, तो अपभ्रंश के 3 मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया ना, अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। देख ये रहा। ठीक है, और ये बता, जब पहले भी आया था, जब हम अपभ्रंश काव्य कर रहे थे उस समय भी ये भाषाएं हमारे सामने आई थी। सिद्धों की भाषा प्रचलित काव्य भाषा यानी संध्या भाषा, नाथों की सद्दुकड़ी, सारंगधर और विद्यापति की बोली थी अपभ्रंश। ये ध्यान रखना है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा देश भाषा कहलाती है। या भी देश भाषा किसको कहते हैं? जो प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त हो उस भाषा को देश भाषा कहते हैं। इसके 2 रूप है, एक तो पिंगल और दूसरा डिंगल। ठीक है, प्राकृत देश भाषा के 2 रूप है, पिंगल और डिंगल, ये ध्यान रखना है। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है भाई, विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियों में जो क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा यानी देश भाषा ही इन दोनों ग्रंथों में थी भाई। आगे, देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। ये देख लो, जून 2019 में आया है। ठीक है, और ये शुक्ल जी का कथन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। आगे है, विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूपों का प्रयोग किया है। खुसरो ने पश्चिमी और विद्यापति ने पूर्व की भाषा का प्रयोग किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। खुसरो ने भाई पश्चिमी, ठीक है, और विद्यापति ने पूर्व की भाषा का प्रयोग किया है। उसके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। आगे है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के विषय में देखते हैं। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। कौन भाई? अमीर खुसरो। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ठीक है, इसी से भी जनता की सब बातों में पूरा अपना योग देना चाहते थे। और इन जो लाइन में आपको करवा रही हूँ, लाइन बाय लाइन करवा रही हूँ, तो इसमें से भी क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो की विशेषताएं पूछ ली जाती है। अमीर खुसरो के विषय में क्या सही है क्या गलत है ये भी पूछ लिया जाता है। ऐसे ही सब कवियों के विषय में पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल ये क्लासें रखी है और मैं इनको आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। तो प्लीज़ आप शुरू से लेके अंत तक धैर्य बना के कंप्लीट क्लास ज़रूर देखा कीजिए। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति व चित्ते की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण, हुक्के वाली पहेली, हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचारित हुआ था भाई। इन्होंने गियासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा है। ठीक, किसने? अमीर खुसरो ने। कहाँ से लेकर कहाँ तक? गियासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा अमीर खुसरो ने। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हीं भी हुई भाई। आगे है, ये देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये नोट्स लगा लो आप, एक नोट है अलग से, नोट नहीं लिखते, जैसे नोट लिखा होता है वैसे ही ये अलग से नोट। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शोर सैनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी
उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। आगे है, इनकी हिंदी की रचनाओं में दो प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है। ठेठ खड़ी बोली, ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती हैं, यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी है, अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू भाई। आगे हैं, खुसरो की भाषा दीर्घ मुख परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से चकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मों उपदेशक थे, अतः उनकी बाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और देख लो नेट जून 2015 में भी ये पूछा गया है। अब है विद्यापति, इनको भी रामचंद्र शुक्ल जी ने फुटकर रचनाओं में रखा है, विद्यापति को प्रकरण 4 के अंतर्गत में। देखते हैं विद्यापति, 3 भाषाओं में काव्य रचना की है विद्यापति ने, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा। ठीक है, 3 भाषाओं में रचना की है विद्यापति ने, संस्कृत में, अपभ्रंश में और देश भाषा में। पर जिसकी रचना में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग करने के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी है पदावली। जो इनकी पदावली रचना है वो इन्होंने मैथिल भाषा में लिखी थी, और इसी कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए थे भाई विद्यापति। आगे है, विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, कौन? बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्यिक सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार अभी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता है। तो इसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी गए। आगे है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है, इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन और काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, और विद्यापति के विषय में ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्यापति के पदों को प्राय श्रृंगार का माना जाता है। जो विद्यापति जी के पद है उनको श्रृंगारिक पद माना जाता है। राधा कृष्ण नायिका नायक है, और राधा कृष्ण क्या है इनके पदों में? नायक और नायिका है। जयदेव के गीत काव्य के अनुकूल पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की, और इनके माधुर्य को अद्भुत माना, विद्यापति को शिव माना है। तो विद्यापति को क्या माना? शिव माना है भाई, ये ध्यान रखना। विद्यापति क्या थे? शिव थे, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ठीक है, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई, जो विद्यापति है उसको कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो शिव थे। आगे शुक्ल जी ने राजा हम्मीर तक वीर गाथा
वीर गाथा काल को माना है। हमीर राजा हमीर तक भाई, उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 1900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। कितने वर्षों के सिद्धांत में भाई? 1900 कह दिया मैंने, 900 वर्षों के साहित्य। ठीक है, तो भाई आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। कल हम करेंगे आगे क्लास में आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य जो हैं वो करेंगे। सामान्य परिचय से 4 प्रकरण बताए हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो मैंने आपको सभी को कंप्लीट करवा दिए, उनके कवि वगैरह सारे करवा दिए हैं, चारों के चारों को। ठीक है, तो भाई ये क्लासें आपको हर रोज़ प्रोवाइड होगी। सुबह 6 बजे के आसपास क्लास आपको मिल जाती है, तो सभी बच्चे क्लास को जरूर से ज़रूर देखें भाई। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और ये अगर PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्लास की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।